स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए सेशन में। और मुझे लग रहा है आज का ये सेशन लोगों को बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन देगा और बहुत जागरूकता फैलाएगा। आप जरूर ये सेशन पूरे लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे टिप्स ऐसे मिलेंगे। और आज मैं इस पॉडकास्ट में जिस पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ, मेरे साथ मैम है डॉक्टर पारुल प्रसाद मैम, जो इस समय ट्राइडेंट न्यूरोसाइकेट्रिक एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में एज ए डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट के रूप में वर्क कर रही हैं। मैम का खुद का भी अपना क्लिनिक है, माइंड वाइज क्लिनिक, और मैम MBBS MD इन साइकेट्री में है। और पर्सनली मैं मैम का बोलूँ, मैम का मुझे नेचर इतना अच्छा लगा, इतने बिजी शेड्यूल में मैम ने मेरे को टाइम दिया। और हम दोनों का एम है कि आज भी लोग जो अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को बताने में, डॉक्टर से कंसल्ट करने में, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में अभी भी लोग हेजिटेटेड होते हैं, नहीं फेस कर पा रहे। जबकि मैम आंकड़े बता रहे हैं, जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस का जो आंकड़ा बता रहा है कि इस समय भारत में लगभग 15 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं। जी। लेकिन इसके बाद भी मैम हम अवेयर नहीं हो रहे हैं। दूसरा, एक जो WHO का अभी डेटा आया है कि 15 से जो 29 वर्ष के बीच के यूथ हैं, उनमें मैम जो सुसाइडल रेट्स हैं, मैम ये जो अभी भी सुसाइड आत्महत्या करने की वजह से, जो इंडिकेट कर रही है कि सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, कि हम डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से मैम अपनी जान तक दे रहे हैं। और लोग फिर भी इसके बारे में अवेयर नहीं हो रहे हैं, है ना। अभी चाहे कोटा का हम केस ले लें, और या तो अभी जो एक माधव लड़के की डेथ गई स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस कॉज्ड हार्ट अटैक था। अब मैम इसके बारे में मुझे लग रहा है एक मुहिम चलाने की जरूरत है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। और लोग जो इसके बारे में स्टिग्मा है उसको तोड़े, और जो स्टीरियोटाइप चला आ रहा है लोगों के बीच में कि अगर हमने कंसल्ट किया डॉक्टर से तो हमें पागल घोषित कर दिया जाएगा। मैम हम लोग भी तो करते हैं, हम लोग भी तो, मैम एज ए साइकेट्रिस्ट होके, मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट होके, मैम हम भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, बताते हैं। अब तो समझ रहे हैं कि अगर हमें एंगर इश्यूज हो रहा है तो हमें किसी से कंसल्ट करने की जरूरत है, बताने की। तो मैम प्लीज आप बताइए कि ये जो लोग अपने अभी भी स्टिग्मा से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनमें हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, वो कौन से सिम्टम्स हैं कि लोग जब उनको ये सिम्टम्स दिखे तो लोग कंसल्ट करें बिना किसी तरीके के हेजिटेशन के। तो जी प्रज्ञा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी का स्वागत है इस नए पॉडकास्ट में। एंड जो आपने क्वेश्चन पूछा प्रज्ञा जी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि यूजुअली लोग क्यों नहीं कंसल्ट करते हैं साइकेट्रिक इलनेस के लिए या मानसिक बीमारियों के लिए। तो एक सबसे बड़ा कारण है, वो ये है अज्ञानता या इग्नोरेंस। आपको पता ही नहीं है कि आपको जो लक्षण आ रहे हैं वो किसी मानसिक बीमारी के कारण है, और इस वजह से आप इधर उधर भटकते रहते हो। और दूसरा कारण जो ऑब्वियसली सबसे बड़ा कारण है वो है स्टिग्मा, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि अगर हमने किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाया तो लोग हमें तरह तरह के नाम बुलाएंगे या हमें पागल घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरह का जो स्टिग्मा है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग साइकेट्रिक हेल्प नहीं ले पाते हैं और इसकी वजह से अपनी लाइफ में सफर करते हैं। और जैसे आपने ये आंकड़े बताए हैं, अगर जैसे सुसाइड की अगर हम लोग जब बात करते हैं तो सुसाइड एक प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ है। अगर हम लोग सही समय पर प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं तो ये जितनी भी सुसाइड होती है, चाहे वो कोटा में हो चाहे कहीं पर भी दुनिया के किसी भी भाग में हो, उसको अगर हम लोग प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं तो डेफिनेटली वो सुसाइड प्रिवेंट की जा सकती है। और हमारे जो यूथ है उसका एक उनको प्रिवेंट, उन डेथ्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो समय रहते चीज़ों को समझना, क्या लक्षण है जो मानसिक बीमारियों की ओर संकेत करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले बात करूंगी कुछ कॉमन मेंटल इलनेसेस की, जो अगर हमें अपने में या अपने आसपास किसी में ऐसे लक्षण मिलते हैं तो हमें डेफिनेटली एक साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सबसे कॉमन मेंटल इलनेस है वो है डिप्रेशन या अवसाद, जिसमें मन उदास उदास सा रहने लगता है, किसी काम को करने की इच्छा नहीं रहती है। ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत पसंद आती थी उसमें अभी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रह गया है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, सिंगिंग या अपना जो डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें भी उनका इंटरेस्ट एकदम खत्म हो जाता है। नींद में डिस्टर्बेंस रहती है, भूख कम हो जाती है, फ्यूचर उनको एकदम नेगेटिव सा लगने लगता है, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, अपने आप को लेके कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, वर्थलेसनेस वाली फीलिंग आती है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर कुछ
2 हफ्ते से ज़्यादा के लिए रहते हैं और लगातार आपका मन उदासी की तरफ रहता है, तो ये डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। और इसके निवारण के लिए आप ज़रूर एक किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करें। इसके अलावा एक स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी रहती है, जिसमें यूजुअली पेशेंट को खुद महसूस नहीं होता है, बट आप अपने आसपास में देख सकते हैं कि अगर किसी को ऐसे लक्षण आ रहे हैं जहाँ पर जो इंसान है वो डरने लगा है, अपने अपने में बुदबुदा रहा है, या दूसरों पे शक शंका करता है, अपनी साफ सफाई, अपना जो ओवरऑल हाइजीन है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो ये स्किज़ोफ्रेनिया का लक्षण हो सकता है। इसमें पेशेंट को कानों में आवाज़ें भी सुनाई पड़ती हैं जिसपे वो एक्ट आउट करता है, उसके रिस्पॉन्स में वो कुछ बुदबुदा सकता है या उसके रिस्पॉन्स में कुछ एक्टिविटी भी कर सकता है, जो कि ना सिर्फ उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा हो सकता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया वाला बीमारी हो गया। इसके अलावा ओसीडी, जो आजकल हम लोग सुनते हैं, बट इसके बारे में बहुत ज़्यादा अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस है, जिसमें कोई भी एक्टिविटी, कोई भी बेसिकली थॉट रहता है, डाउट रहता है, या इम्पल्स रहता है जो बार बार आपके दिमाग में आता रहता है, और उस थॉट की वजह से इतना ज़्यादा आपके अंदर एंग्जाइटी और उलझन पैदा होता है कि आप उसके रिस्पॉन्स में कोई एक्शन करते हो उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए, जिसको हम लोग कंपल्शन बोलते हैं। जो मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन और कंपल्शन रहता है वो होता है रेपिटेटिव थॉट्स अबाउट डर्ट एंड कंटामिनेशन, जिसकी वजह से आप बार बार हाथ धोते हो। तो आपको दिखता है कि कोई इंसान है, कुछ भी थोड़ा बहुत एक्टिविटी किया, तुरंत उसको हाथ धोना है। तो दिन भर में ये 50 से 60 बार भी हो सकता है। नहाने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बिकॉज वो पूरा पहले बाथरूम क्लीन करेगा, फिर जो बकेट है उसको क्लीन करेगा, तो इसमें अनड्यू टाइम लग जाता है। तो ये ओसीडी के लक्षण है। इसी के साथ साथ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें कि आपका पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है, जिसमें लगातार उलझन बना रहता है, मन में हमेशा हर चीज़ को लेके डर लगा रहता है, ये कैसे हो पाएगा, एक फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी जैसा रहता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा शायद। तो ये लगातार बना रहता है, बटरफ्लाई इन द स्टमक टाइप ऑफ सेंसेशन रहता है, और ये हमारा एंग्जाइटी के लक्षण है। तो ये कुछ कॉमन मेंटल इलनेसेस हैं। इसके अलावा हज़ारों तरह प्रकार की मेंटल इलनेसेस रहती हैं, और ये बीमारियां ये किसी को भी हो सकती हैं। ये इतनी ज़्यादा कॉमन है, जो आई मीन इट इज़ जस्ट हम लोग का लैक ऑफ अवेयरनेस है कि हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग के आसपास कितने सारे लोगों को ये इलनेस है, बट लोग उस इलनेस में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं और अपने पोटेंशियल से कम परफॉर्म करते हैं, बजाय इसके कि उसके लिए ट्रीटमेंट लें और अपनी लाइफ को अच्छे से खुशहाल तरीके से जी पाएँ। सो आई फील कि लोगों को ये अब इट्स हाई टाइम कि हम लोग इस डायरेक्शन में काम करें, और वी एज अ कम्युनिटी, वी एज द जनरल पब्लिक इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं कि जो भी किसी भी सिम्टम से, बीमारी से जूझ रहा है, तो उनको हम लोग पिन पॉइंट करें कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है और आपको डेफिनेटली एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपना उनकी लाइफ को और बेहतर बना पाएँ। मैम, हमारी हॉस्पिटल में एक केस आया था, आईआईटी किए हुए थे, आईआईटी रुड़की के, जब उनको सिजोफ्रेनिया के सिम्टम आए, तो मैम वो काफ़ी अवेयर थे, और यहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कितना बेटर फील कर रहे थे। हम लोग तो डेली उनसे इंटरैक्ट करते थे, और मैम लास्ट में तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि वो खुद अवेयर होने लगे थे कि मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे अब डॉक्टर्स की ज़रूरत है बात के सेशन में। और मैम वो कितना पॉजिटिव, उनकी अपनी जो आईआईटी करने के बाद वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, इतना हाई ब्रेन था, वो यूज नहीं कर पा रहे थे, और एक मेडिकेशंस लेने के बाद, एक काउंसलिंग्स लेने के बाद वो कितना बेटर हुए और अपनी लाइफ में कितना वो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये देखिए मेडिसिन को लेके लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा स्टिग्मा रहता है, बट वही मेडिसिन किसी के लिए एकदम जीवनदायक हो रही है। और जैसे आपने बताया कि ऐसे कितने सारे पेशेंट्स रहते हैं जो बहुत हाई अचीवर्स रहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस मेंटल इलनेस वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, बट प्रॉपर अगर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है तो वो वापस से अपनी लाइफ जैसे पहले जी रहे थे वैसे जी रहे हैं। और एक जैसे आपने मैम अभी इसमें बात बताई कि मतलब सुसाइड एक प्रिवेंटिव है। हमारी हॉस्पिटल का मैम बताऊँ, एक लड़का एडमिट था, 9th क्लास का जो बच्चा था मैम, वो काफ़ी यहाँ पे एडमिट रहा, तो मेरे से काफ़ी इन्वॉल्व हो गया था। तो डिस्चार्ज होने के बाद मैम उसने नंबर ले लिया था मेरा, कुछ दिन तो ठीक रहा, फिर उसके फैमिली इशूज़, क्योंकि बहुत जल्दी उन्होंने डिस्चार्ज कर लिया, मदर फादर अवेयर नहीं हुए, तो उसका जो डिप्रेशन का या जो फैमिली के प्रति उसका वो था, रिजॉल्व नहीं हो पाया। हम लोगों ने हालांकि उनको बोला कि अभी आप थोड़ा टाइम देखिए, और मैम उसके सुसाइडल थॉट्स फिर अगेन हुए, और उसने मैम अच्छा ये किया कि रात में उसने मेरे को मैसेज कर दिया कि मैं मरने जा रहा हूँ, मैम वो हैंगिंग पूरा वो मेरे को भेज दिया।
और मैम हम लोग इससे जुड़े हुए हैं तो तुरंत अवेयर होके मैंने कॉल कर दिया उसकी फैमिली को। और मैम मुझे लग रहा है कि ये शायद मेरी लाइफ में मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मैंने एक लाइफ बचाई। बिल्कुल। और फिर मैंने उनको बोला कि उनकी मदर को कि आप दोबारा एडमिट करवाइए। फिर मैम वो हॉस्पिटल लेके आई। फिर हमने उनकी प्रॉपर हमने बोला कि ये केस सिर्फ आप लोगों की अवेयरनेस ना होने की वजह से दोबारा ये हुआ है। अब मैम वो ठीक कर रहा है बच्चा। मतलब ये चीज अभी जब आप बता रही थी तो मेरे को याद है कि बिल्कुल सुसाइड को मैम हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और कोई भी हो, कभी भी आपको एक डिप्रेशन में लगे, आप तुरंत उससे बात करिए और इसके बाद फिर आप सजेस्ट करिए कि उसके जो सीवियर सिम्टम्स हैं वो किसी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास उसे जाके रिजॉल्व करवाइए पूरी तरीके से। क्योंकि अगर नहीं रिजॉल्व हुए मैम तो दोबारा भी उसके वो साइकिल में टाइमिंग भले ही सप्रेस हो जाए बट बाकी फिर से निकल के आ सकते हैं, तो इसलिए उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। यस मैम। तो ये तो लोगों को अभी बिना हेजिटेशन के जो स्टिग्मा है इससे आप बाहर निकलिए। और जो हमारी फिजिकल प्रॉब्लम है वैसी ही हमारी मेंटल प्रॉब्लम है, कोई अलग नहीं है। बस आपको एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, एक हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। मैम बहुत सारी अभी भी हमारी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से हैं जी। बट क्या होता है कि हम अवेयर नहीं है तो हम जाके फिजिशियंस को दिखा रहे हैं मैम, अलग अलग जगह पे दिखा रहे हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है जिनको हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो मैम ऐसी जगहों पे आप क्या कहना चाह रहे हैं कि नहीं, आप जैसे मैम ने पहले भी बताया कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन मैम मैं थोड़ा चाहती हूँ कि और डिटेल में बताएं। जैसे ये फिजिकल प्रॉब्लम, हमें हेडेक हो रहा है, हमें कॉन्स्टिपेशंस की दिक्कत है, हमारा पेट स्ट्रेस में, जैसे एग्जाम स्ट्रेस में मैम लूज मोशन कॉमन है, शुरू हो जाते हैं। तो मैम इसके बारे में भी थोड़ा सा कि लोग अगर ये फिजिकल सिम्टम्स देख रहे हैं तो आप फिजिशियंस के पास ना जाके आप साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करें। तो यहाँ पर बात होती है ब्रेन गट एक्सिस की, मतलब हमारा माइंड और जो बाकी का बॉडी है वो कहीं से भी डिस्कनेक्टेड नहीं है, वो आपस में कनेक्टेड है। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आपके दिमाग में टेंशन चल रहा है, तो वो डेफिनेटली आपके बाकी फंक्शंस में दिखेगा ही दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया कि चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे डायरिया हो, स्पेशली एग्जाम से पहले या कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है उससे पहले, अगर ये रेकरेंट है, बार बार हो रहा है या लगातार हर सिचुएशन में तो होता है, तो इसको हम लोग IBS बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जहाँ पर आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन आई, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, तो या तो आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या डायरिया हो जाता है। इसके अलावा जैसे इवन जो फिजिकल मेडिकल डिसऑर्डर्स रहते हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, ये सब स्ट्रेस रिलेटेड रहते हैं। इनका अगर आप कॉजेज देखोगे तो उसमें से एक कॉज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेस। और बहुत सारे पेशेंट्स में ये उस ड्यूरेशन में ही प्रेसिपिटेट होता है जहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, और इसीलिए इवन फिजिशियंस भी यही एडवाइस करते हैं कि अपना स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रखना है। इसके अलावा बाकी जो आपने बताया है जितने भी मेडिकल इलनेसेस रहते हैं उसमें माइंड का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, और इसीलिए हम लोग ये फोकस करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ ना सिर्फ वो लोग जो मेंटल इलनेसेस से पीड़ित हैं बट इवन अदरवाइज हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें अपने माइंड को और ब्रेन को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, जिनके लिए एक्सपर्ट हैं, और योगा के मदद से, और अपने लाइफस्टाइल डाइट को ठीक से मैनेज करके हम लोग अपनी जो ये लाइफस्टाइल बीमारियां हैं इससे हम लोग बच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इलनेसेस रहती है, मेडिकल इलनेसेस, जो स्ट्रेस से और ज़्यादा फ्लेयर अप कर जाती है। जैसे आपको ऑलरेडी चल रहा है वो बीमारी एंड आपको जब भी आपने स्ट्रेस लिया तो वो बहुत फ्लेयर अप हो जाती है, चाहे वो आप बहुत सारी ऐसे क्यूटेनियस डिसऑर्डर यानी स्किन रिलेटेड कंडीशंस रहती हैं, जैसी प्रॉब्लम्स भी, तो इतना कैंसरस जैसी भी प्रॉब्लम्स मैम, उसके पीछे अभी स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन देखा गया है। अब ये जो अल्सर की आप बात कर रहे हो, इवन जो आपके स्किन के कंडीशंस रहते हैं, सोरियासिस रहता है, जब ये स्ट्रेस आता है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें अलग नहीं है। और इनफैक्ट जैसे आप बता रहे हो कि बहुत सारे केसेस में ऐसा रहता है कि पेशेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि ये शायद साइकियाट्रिक कंपोनेंट है इसमें, तो वो लोग बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं। इनफैक्ट हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो प्रॉबेबली शायद पूरे लाइफ टाइम अपना सिर्फ दूसरे फिजिशियंस और स्पेशलिस्ट को दिखाते रहे, बट उन्होंने साइकियाट्रिस्ट को अप्रोच नहीं किया। उनकी बीमारी ऐसी थी कि वो इजीली पहले ही कंट्रोल में आ जाती, बजाय इसके कि वो लोग ऑल थ्रू आउट
ऑल दीज इयर्स वो लोग इधर से उधर दुनिया भर के इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं और कहीं पर उसका कोई कॉज नहीं मिल पा रहा है, एंड फाइनली उसका कॉज वही है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है हाई है, उसको मेंटेन करने की जरूरत है, एंड जो भी उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स रहते हैं साइकोलॉजिकली। मैम यही तो हॉस्पिटल में काम करने के दौरान जब मैं क्लाइंट को हम लोग सेशंस लेते हैं, ग्रुप सेशंस होते हैं, मैं हॉस्पिटल में इंडिविजुअल सेशंस भी है, मेडिटेशन, तो मैम साइकोसोमेटिक जो प्रॉब्लम है, हम लोगों ने कितने क्लाइंट्स को देखा अलग अलग जगह पे वो करवा के आ रहे हैं, फिर जब उनका मेन हम लोग जब उनके थॉट लेवल पे काम करते हैं तब एग्जैक्टली मैम उनके सिम्टम्स रिड्यूस हो रहे हैं। पहले मेडिसिन के माध्यम से किए, फिर जब वो इंसाइट उनकी डेवलप हो गई तो मैम काउंसलिंग के माध्यम से, और कितना चेंजेस हम लोगों ने देखा, बहुत ड्रामेटिक चेंजेस, बहुत ड्रामेटिक चेंजेस। तो ये आप अगर थोड़ा सा इसमें काम करेंगे ना, डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा वो है। इसीलिए आज हम एक डिटेल में मैम बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो पहले तो हम सिम्टम्स जाने, हम जागरूक हो, क्योंकि अभी हमारे इंडियन सोसाइटी में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें जागरूकता ही नहीं है मैम। और मेरा ये मैम पॉडकास्ट करने का एक यही मन है कि एटलीस्ट पहले हम जाने और सही डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपनी प्रॉब्लम को टाइमली करें। नहीं तो मैम मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे सिजोफ्रेनिया जो साइकोसिस जैसे सिम्टम्स भी मैम न्यूरोटिक प्रॉब्लम से स्टार्ट होते हैं और हम टाइमली उनको नहीं क्योर करते हैं, फिर जाके वो साइकोसिस में कन्वर्ट होते हैं। बहुत सारे लोगों में ये डिनायल भी रहता है कि हमें ऐसा नहीं हो सकता, या हमें साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत नहीं है, या इवन जो पेरेंट्स रहते हैं उनको ये डिनायल रहता है कि नहीं मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस डिनायल से बाहर निकल के जब आपको फीवर होता है तो आप शायद दूसरी बार नहीं सोचते हो, आप अपना टेस्ट कराते हो, आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हो। तो इवन मेंटल इलनेस तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ लक्षण है तो इसमें साइकियाट्रिस्ट को मिलने से, साइकोलॉजिस्ट को मिलने से हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और मैं इसमें जब प्रैक्टिस करने लगी, पहले मैं तो नहीं थी रेगुलर, तो अब जब मैं प्रैक्टिस करने लगी तो मैम जो एक फ़ायदा मुझे वो जो हमारे इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, अब अवेयर होने की वजह से ऐसे लगने लगता है नहीं ये नेगेटिव हम सिचुएशंस में जा रहे हैं, हमें अपने आप को ऐसे हैंडल करना है। कई बार तो मैम मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने से मैं बचा लेती हूँ। मुझे कई बार लगता है कि अभी मेरे को एंगर इशूज फील हो रहा है, तो मुझे अपने आप को थोड़ा साइड कर लेना है, मुझे थोड़ी मेडिटेशन करना है या डीप ब्रीदिंग करनी है या कुछ भी करना है। मैम जैसे पहले हम अपने इमोशंस को नहीं मैनेज कर पाते थे, लेकिन मैम जब अवेयर हुए, जब जागरूक हुए कि कैसे करना है, डेफिनेटली मैं आपको बताऊं, मैं ये खुल के कह रही हूँ कि हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपनी मेंटल एनर्जी को सेव कर लेते हैं और डे टू डे लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट से मैम खुद को बचा लेते हैं। और वही मैंने बताया कि ये सिर्फ ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो किसी मेंटल इलनेस से पीड़ित है, बट इवन अदरवाइज हम जो नॉर्मल इंडिविजुअल है अपनी लाइफ में ये सारी चीजें अप्लाई करके हम लोग अपनी लाइफ को और स्मूथ बना सकते हैं। यस मैम। तो और एक मैम जैसे मैंने क्लाइंट्स के काम, हॉस्पिटल में ही बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे दवाइयों को लेके वो करने लगते हैं, तो और बाहर भी लोग दवाइयों को लेके कि नहीं इसकी मेडिसिन नहीं खाएंगे, जबकि मैम इसकी दवाइयाँ बहुत वैसी नहीं रहती। तो मैं चाहती हूँ कि मैम इसके बारे में आप अवेयर करें लोगों को कि प्लीज दवाइयों से डरने की जरूरत नहीं है। तो प्रज्ञा जी ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि लोग इतना ज्यादा घबराते हैं साइकियाट्रिक मेडिकेशंस को लेके, बिकॉज इसके अराउंड इतना ज्यादा स्टिग्मा है, लोगों के मन में इतने ज्यादा मिसकंसेप्शंस है। मिसकंसेप्शन नंबर 1 कि एक बार आपकी साइकियाट्रिक मेडिसिन स्टार्ट हो गई तो वो बंद नहीं होगी। तो इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए वो आपकी दवा नहीं जिंदगी भर चल रही है। हो सकता है आपकी बीमारी ऐसी हो जिसकी वजह से आपको लाइफ टर्म वो मेडिसिन लेना पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर उसकी दवा चल रही है, उसकी बीमारी ही ऐसी है जिसके लिए उसको जिंदगी भर दवा लेना ही पड़ेगा। नहीं लेते हैं तो फिर वही डायबिटीज वर्सन होगी, बीपी के इश्यूज आएगा। वैसे ही कुछ साइकियाट्रिक इलनेसेस ऐसी रहती हैं जिसके लिए आपको हो सकता है थोड़ा लंबे समय तक दवा लेनी पड़े, बट ज्यादातर जो हमारी साइकियाट्रिक इलनेसेस रहती हैं उसमें एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट रहता है। कुछ में 6 महीने, कुछ में 1 साल, 2 साल, डिपेंडिंग ऑन जो पेशेंट का कंडीशन रहता है, उनका इलनेस रहता है। तो इस मिसकंसेप्शन पे बिल्कुल मत जाइए कि एक बार आपका दवा स्टार्ट हो गया तो वो हमेशा चलेगा। मिसकंसेप्शन नंबर 2 रहता है लोगों के दिमाग में कि इन दवा के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स रहते हैं। सबसे जो कॉमन क्वेरी पेशेंट्स की आती है वो कहते हैं मैम ये हमारे दिमाग पे तो नहीं असर डालेंगे। दिमाग पे असर डालेंगे उसको अच्छा और बेहतर करने के लिए, इसी के लिए वो बनाए गए हैं, वो सालों से टेस्ट किए गए हैं ओवर द इयर्स कि आपके ब्रेन को वो और अच्छे से फंक्शन करने में हेल्प करे। तो जो चीज़ आपकी बॉडी नेचुरली नहीं बना पा रही है या जिसकी बॉडी ब्रेन में डेफिशिएंसी है, वो मेडिसिन उसको पूरा करते हैं और आपको हेल्प करते हैं उस
सिचुएशन में, जैसे डिप्रेशन में किसी पर्टिकुलर केमिकल की कमी हो जाती है, स्किज़ोफ्रेनिया में किसी पर्टिकुलर केमिकल का एक्सेस हो जाता है, तो ये उसको बैलेंस करता है। तो ये मेडिसिन आपके दिमाग को बेहतर बनाते हैं, इसको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और जो छोटे मोटे इसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं जो किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन से हो सकते हैं, जैसे कि एसिडिटी, कोई गैस्ट्रिक रिलेटेड कंप्लेंट्स हो सकते हैं, तो ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं जो मैनेजेबल होते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आए, बट वो विद प्रॉपर डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आप उसको मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि ये जो मेडिसिन हैं इसको जैसे क्या होता है, अगर किसी को फीवर हो जाता है तो ये सडनली ये मेडिसिन बंद कर देते हैं जो आप इतने टाइम से लेते आ रहे थे। सडनली फीवर हुआ तो आप बिना पूछे, बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए आप सडनली ये मेडिसिन बंद कर देते हो, तो उससे फिर आपका जो साइकेट्रिक सिम्टम्स रहते हैं वो फ्लेयर अप कर जाते हैं। तो हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श में रहिए। कोई भी डाउट आए, कोई भी साइड इफेक्ट हो, कुछ भी हो, तो आप अपने साइकेट्रिस्ट, अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करिए, बजाय इसके कि आप खुद से उसको मैनिपुलेट करें। एंड अनफॉर्चुनेटली आजकल गूगल के ज़माने में लोग डॉक्टर से ज़्यादा गूगल पे ट्रस्ट करते हैं, तो हम लोग जो मेडिसिन लिखते हैं उसको ऑब्वियसली क्रॉस रेफरेंस डेफिनेटली किया जाता है गूगल पे। बट इसके लिए मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी कि गूगल ठीक है, दैट इज फॉर योर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बट जो डॉक्टर है उसने 20 से 30 साल इसी विषय में, इसी से रिलेटेड पढ़ाई करी है। तो हो सकता है जो आप ऊपर वाली गूगल की लाइन पढ़ रहे हो उसके अंदर में बहुत सारे उसके लेयर्स रहते हैं। तो जस्ट बिकॉज उसमें लिखा हुआ है कि आपका एक पर्टिकुलर मेडिसिन इस डिसऑर्डर में यूज होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ उसी डिसऑर्डर में यूज होता है और आपके डॉक्टर ने अगर किसी और कंडीशन में दे दिया तो डॉक्टर गलत है। तो इसलिए ट्रस्ट योर डॉक्टर मोर देन गूगल। एंड मेडिसिन का साइकेट्रिक इलनेसेस में बहुत अच्छा रोल रहता है, जैसे अभी हम लोग डिस्कशन भी कर रहे थे कि हमारे पेशेंट्स बहुत अच्छा फंक्शनल रिकवरी हो जाती है पेशेंट्स में। ऐसे लोग जो बिल्कुल होपलेस हो चुके होते हैं कि अब तो ये बिल्कुल किसी तरह से कुछ काम नहीं कर सकता है, ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम लोग को बहुत खुशी होती है कि हमारी काउंसलिंग से, हमारी मेडिसिन से पेशेंट में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट आया। यस मैम। और दूसरा जो मैंने देखा मैम लोगों के साथ काम करके कि स्लीपिंग मेडिसिन का जो थोड़ा सा रहता है उस पर हमारे डॉक्टर्स खुद अवेयर होते हैं कि नहीं, वो धीरे धीरे उनकी डोजेस कम करने लगते हैं। इवन मैम क्लाइंट मांगते हैं कि नहीं डोज मत करो क्योंकि नींद उनको बेहतर आती है। तो उसके एडिक्शन से खुद डॉक्टर्स अवेयर होते हैं। टॉपिक ये भी एक पॉइंट है जो लोगों को लगता है कि इनकी आदत पड़ जाती है, तो ऐसा भी नहीं है। जो भी साइकेट्रिक मेडिकेशंस रहती हैं उनकी किसी की भी आदत नहीं पड़ती, एक्सेप्ट ये जो बेंजोडाइजेपिन्स जिसको हम लोग बोलते हैं, स्लीपिंग पिल्स बोलते हैं, तो इनका अगर आप लगातार लेते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर बॉडी को नीड रहती है। तो इसीलिए जब भी आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे आप हमेशा ध्यान देना कि वो हमेशा टेपरिंग आउट डोज में रहेगा, कि आप इतने दिन बाद कम करके फिर बंद करना है। वो कभी आपको ऐसे नहीं देंगे कि आप उसको लेते रहो। तो एक्सेप्ट दैट मेडिसिन, बाकी जितनी भी साइकेट्रिक मेडिकेशंस रहती है उससे किसी से भी आदत नहीं पड़ती है, नशा नहीं आता है। तो मैम अब तो हमें लग रहा है कि मैम हम हर एक मामले में हमने बात कर लिया है, एक सिम्टम्स के लेवल पे हमने बात किया। अब जरूरत है अब आपको स्टैंड लेने की जरूरत है, आपको अपने हेल्थ का। मैम कई बार आप देखिए कि मुझे एंजाइटी फील हो रही है, मैं डिप्रेशन में हूँ मैम, कोई साथ नहीं देता है, कोई भी हमारी फीलिंग्स नहीं समझता है क्योंकि वो इसका एक्सपर्ट नहीं होता है। और दूसरा मैम जो अभी आप मेडिसिन के बारे में बात कर रही थी, गूगल वाला, मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि गूगल में मैम ने पर्टिकुलर मेडिसिन तो लिख दिया, लेकिन उसने तो ये नहीं लिखा कि इस मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन क्या होगा या किस पेशेंट को ही ये मेडिसिन दी जाएगी। वही तो ड्रॉबैक है, यही। और मैम हम क्या करते हैं तो ये कंसल्ट करने लगते। तो मैं कभी भी कहूंगी कि आप गूगल पे ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि गूगल ये नहीं बताता है कि किसको ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, या गूगल ये नहीं बताता है कि इस मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन क्या है, या गूगल ये नहीं बताता है कि और इन मेडिसिन का किन उसमें यूज कर सकते हैं। तो प्लीज जिन्होंने ये स्टडी की है या हमारे गवर्नमेंट ने ये जो एक स्टडी स्ट्रक्चर रखा है, या WHO जैसे जो अभी मेडिसिन पे इतना रिसर्च कर रहे हैं मैम, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, तो उनका कोई मोटिव है। हम लोग जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, जो यह मेडिसिन में हो या काउंसलिंग थेरेपीज हो या मेडिटेशन में हो, तो मैम हम लोगों ने उसके पहले डिटेल स्टडी की है। अब इसके बाद हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो प्लीज इस बारे में भी जागरूक होने की जरूरत है
कि आप अपने थोड़े से पैसे बचाने की वजह से हमने मेडिसिन पढ़ी और जाके हमने मेडिकल स्टोर से ले लिया, शायद उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन थैंकफुली इस बार में गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट रहती है कि जो साइकियाट्रिक मेडिसिन है वो ओवर द काउंटर नहीं मिलती है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। सो कहीं ना कहीं ओवर द इयर्स जो चलते आ रहा था उस तरह का प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से है कि अभी बहुत कंट्रोल्ड अमाउंट में वो मेडिसिन मिलती है। और प्लीज इसमें अवेयर होइए, इसमें स्टैंड लीजिए। मुझे लगता है मैम अब देखिए कि जब से दीपिका पादुकोण ने खुल करके डिप्रेशन पे बात किया है, तो मुझे ये एक बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव लगता है कि ऐसी पर्सनालिटीज जब सामने आती हैं, अपने मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करती है, या शाहरुख खान जैसे लोग, इन लोगों ने करा, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारे सेशन देख रहे हैं, जो भी जागरूक व्यक्ति हैं, वो भी आगे आए। अगर आपके आसपास में हम लोग दिखे, बहुत सारे लोग रहते हैं हमें दिखते हैं मैम। अभी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव देख लीजिए, जो ऐसे पागल जिनको बोलते थे कूड़ा बिनने वाले, कुछ भी वो कर रहे हैं, उन पे जो गवर्नमेंट ने काम किया है, उनको मेडिकेशंस देना स्टार्ट किया मैम, कितने सही हो गए। मतलब ये तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा मुहिम है। बिल्कुल, अभी थोड़ा सा फोकस ज्यादा है टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ, तो चाहे वो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स हो वो बढ़ रहे हैं, जो प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, तो ये सब काफी इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने। बट जब तक जनरल पब्लिक इसमें बराबर का हिस्सा नहीं बनती है, तब तक ये सारे इनिशिएटिव्स एक तरह से वेस्ट हैं। तो इसलिए टाइम एंड अगेन जो हम लोग बोलते आ रहे हैं कि आप लोग इस स्टिग्मा को खत्म करके अपने में, अपने आसपास अगर किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत होती है, तो बिना किसी हिचक के, बिना किसी शर्म के अपने डॉक्टर को मिलिए, अपने साइकोलॉजिस्ट को मिलिए और उनसे प्रॉब्लम डिस्कस करिए, बिकॉज वो इस चीज के एक्सपर्ट हैं। और मैम अब लोग खुल के बात भी कर रहे हैं। मैं अपना एक एग्जांपल दूं, अभी मेरी फ्रेंड की एक शादी फिक्स होने हुई, उसने लड़के से बोला कि देखो मुझे कुछ ना ऐसे प्रॉब्लम्स इशू, मुझे ट्रस्ट इशूज रहता है, मुझे अगर आप मेरे से क्लियर बात नहीं करोगे तो मुझे एंगर इशूज होती हैं, तो उसमें मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। और उसने मेरे से भी बात किया खुल के। मैंने कहा अच्छा कि आपने खुल के अपनी प्रॉब्लम्स बताई, और इसके साथ साथ मैम वो मेरे से काउंसलिंग सेशंस भी ले रही कि कैसे मैं अपने ये जो ट्रस्ट इशूज है मैं उसको कम करूँ, या एंगर इशूज को। तो मैम अब जब मैं उससे बात करती हूँ तो बोलती है बहुत ही फ्रूटफुल रहा मेरे लिए चीज़ें, क्योंकि मैम ये जो हमारा परसेप्शन है, जो हमारा ये कॉग्निटिव हमारा डिस्ट्रक्शंस होता है, जो न्यूरोटिक प्रॉब्लम है, साइकोटिक में तो मैम पहले साइकाट्रिस्ट को ही कंसल्ट करें, इसके बाद उसमें साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है। बट न्यूरोटिक प्रॉब्लम में अगर आप थोड़ा सा अवेयर हो रहे हो मैम, एक ड्रास्टिक चेंज होता है और लोग बहुत खुश होते हैं, रिलेशनशिप्स बच जाते हैं, आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है, आप प्रोफेशनली अच्छा करते हो, तो हर तरह से आपका यस मैम। तो अब ये टाइम है कि आप इस पे अब स्टैंड ले, खुल के बात करें लोगों से, फ्रेंड सर्कल में खुल के कि आपको एंजाइटी हो रही है, इट्स नॉर्मल, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं। हाँ मुझे एंजाइटी इशूज हो रहे हैं, मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं क्योंकि मैं कहीं ना कहीं करियर में फेल हो गया, या मैं जो अचीव करना चाहता था वो मैं नहीं अचीव कर पाया, तो इट्स नॉर्मल। आप बात करिए, कभी भी रास्ते खत्म नहीं हुए हैं, आपके आसपास अब अवेलेबल है साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, या आपके फ्रेंड सर्कल ऐसे अवेलेबल है कि आप खुल के बात करिए और उसमें स्टैंड लीजिए और लोगों को भी जागरूक करिए। मुझे लग रहा है कि अगर ये मैम सेशन सारे लोग बहुत पूरा लास्ट तक देखेंगे तो जरूर ये लोगों को अवेयर करेगा। और एक मैम जो हम लोग मिलके सोच रहे हैं कि लोग मेंटल हेल्थ के बारे में एक मुहिम चले तो वो सक्सेसफुल हो पाएगा। बिल्कुल, होपफुली आगे चल के और ज़्यादा लोग इससे जुड़ते जाएंगे, इसके बारे में अवेयरनेस फैलती जाएगी और आप हम जैसे लोग और भी इससे जुड़ते जाएंगे। यस मैम, बिल्कुल। तो आप शेयर करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिए शेयर करिए, शायद ये आपका एक शेयर लोगों की किसी की ज़िंदगी भी बचा सकता है। मैम जैसे मैंने बात किया, उसने मेरे को व्हाट्सअप नहीं किया होता तो शायद मैं उसके मदर को कॉल नहीं कर पाई होती, और वो मैम फांसी लगा चुका होता, अब तक सुसाइड कर लिया होता। लेकिन वो बड़ी खुशी मिलती है कि टाइमली, और लकीली मैम उस दिन मैं देर रात तक जगी थी, उसका 12 बजे आया और मैंने तुरंत एक्शन लिए और मेरे पास नंबर सेव थे। जी। और फिर मैंने तुरंत उसको बुलाया और वो अभी वो डिप्रेशन और सुसाइडल उसमें अपने हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद अभी वो बहुत बेटर कर रहा है वो बच्चा। तो ये आप सच में किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, तो अवेयर होइए, आप शेयर करिए इसको। और थैंक यू मैम, आपने इतने बिजी शेड्यूल में मेरे को टाइम दिया, अच्छा लगा। थैंक यू। और मैम इसके बाद भी हम एक फीमेल ओरिएंटेड ये एक पॉडकास्ट रखेंगे, मैं चाहूंगी बहुत कि जरूरी है वो, पूरा और हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है, हमारी सोसाइटी के लिए भी बहुत जरूरी है, तो डेफिनेटली आई बी अ पार्ट ऑफ इट। यस मैम, थैंक यू सो मच। और प्लीज आप इसको शेयर करिए, लोगों को जागरूक करने में अपना एक योगदान दें। थैंक यू।